हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स की सीरीज़ है। और आज हम इसका 7वां लेक्चर, 7th लेक्चर इस पे बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्स ग्रुप, लॉस रिलीफ और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिससे आज हम शुरू करेंगे वो है टैक्स ग्रुप। अच्छा, टैक्स ग्रुप होता क्या है और ये काम कैसे करता है? हम आइए इसको समझते हैं। टैक्स ग्रुप जो होता है ये होता है दो या दो से ज्यादा जो यूएई की रेजिडेंट कंपनी होती हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल क्या लेके यूनिट के तौर पर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पर्पसेस। और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मीट करना जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। अब जो पेरेंट कंपनी होती है जो दोनों, अब लेट सपोज सपोज कर लें हम दो कंपनियां जो है ना वो टैक्स ग्रुप बनाना चाह रही हैं। तो जो पेरेंट कंपनी होगी, जो एक बड़ी कंपनी होगी जो उस टैक्स ग्रुप को बनाना चाह रही है उसका 95% शेयर कैपिटल होना जरूरी है, या वोटिंग राइट्स या एंटाइटलमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी। यानी उसका जो कंट्रोल है वो 95% होना चाहिए। अगर उसके पास वोटिंग राइट्स हैं तो वो भी 95% होने चाहिए, और अगर उसके पास प्रॉफिट उसने लेने हैं, उस दूसरी जो कंपनी है उससे वो प्रॉफिट ले सकती है, उनकी रेशियो भी जो है वो 95% होनी चाहिए। ये तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल। हमेशा ये चीज जो टैक्स ग्रुप है ये शुरू होगा हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स में कंट्रोल से। सबसे पहले आपको जब भी आपने टैक्स ग्रुप शुरू करना है या इस तरह का कोई काम आपने सोचना है तो सबसे पहले आपने उस ग्रुप के कंट्रोल के बारे में ख्याल रखना है कि कंट्रोल कैसा है। अगर कंट्रोल है तो ही आप टैक्स ग्रुप फॉर्म कर सकेंगे, अगर कंट्रोल नहीं है तो आप टैक्स ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि दोनों कंपनियां, तीनों कंपनियां, जितनी भी कंपनियां आप उस टैक्स ग्रुप में लेना चाह रहे हैं वो सारी की सारी यूएई रेजिडेंट होनी चाहिए, वो यूएई रेजिडेंट कंपनीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी यूएई के अंदर है या एक कंपनी सऊदी के अंदर है या एक कंपनी ओमान के अंदर है या एक कंपनी किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर है तो उसको मिला के आप टैक्स ग्रुप ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तमाम कंपनियों का यूएई रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अब ये जो कंपनियां आप जिनके साथ आप टैक्स ग्रुप बना रहे हैं इनमें से कोई भी कंपनी एग्जम्प्ट पर्सन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर जो है ना वो कॉर्पोरेट टैक्स लागू ना होता हो, वो एग्जम्प्ट हो, या उन पे कॉर्पोरेट टैक्स की कुछ ऐसी शरायत हो कि वो एग्जाम कंपनीज कहलाएं या एग्जाम पर्सन कहलाएं। और उसके बाद उनको क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन भी नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन है कंपनी तब भी आप उसके साथ टैक्स ग्रुप नहीं बना सकते। तो टैक्स ग्रुप बनाने के लिए ये इन शराइत का ध्यान भी रखना चाहिए कि वो एग्जाम भी नहीं होनी चाहिए और वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन ये होगी कि इन सब का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है और दूसरी कंपनी का ईयर एंड जो है वो क्या लेंगे 30 जून है। ऐसा नहीं है, तमाम कंपनियों का ईयर एंड सेम डेट पे होना चाहिए। और इनके ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सेम लगने चाहिए। ये सेम स्टैंडर्ड वो यूज कर रहे हों, ये नहीं हो कि एक कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर रहा है और दूसरा वाला डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर रहा है। सो दोनों को सेम स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। और ये सारी शराइत जब आप मेट कर लेते हैं और आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो एफटीए इसको अप्रूव करता है। जब एफटीए इसको अप्रूव कर देता है तो तब आप क्या करेंगे, आप इनकी सिर्फ एक टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जितनी भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होगी उन्हें एलिमिनेट कर देंगे टैक्स पर्पसेस के लिए। तो ये कंप्लायंस को बेसिकली सिंप्लीफाई करता है और अलाउ करता है जो प्रॉफिट और लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं उनका जो एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस है वो आप ऑफसेट कर सकते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल, टैक्स ग्रुप की एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि एक कंपनी ए है जो कि पेरेंट कंपनी है कंपनी बी और सी की। अब जो कंपनी ए है वो प्रॉफिट कमा रही है 300,000 का और जो कंपनी बी है वो प्रॉफिट कमा रही है 100,000 का। लेकिन जो कंपनी सी है वो लॉस कर रही है 150,000 का। तो ग्रुप की जो टैक्सेबल इनकम होगी वो टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 300 प्रॉफिट जो ए का है प्लस 100,000 प्रॉफिट जो बी का है। उसमें से हम माइनस कर देंगे 150,000 लॉस जो सी का है। तो 300 प्लस 100 400 माइनस 150 इज इक्वल टू 250,000। अब इनकी टोटल जो इनकम हो जाएगी वो 250,000 हो जाएगी।
अब यही 250,000 जो है ये फॉल करता है अंडर 0% ब्रैकेट। 0% ब्रैकेट कौन सा है? 375,000 तक 0% है। तो इनका कोई भी जो है वो टैक्स जो है वो पेएबल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अंडर थ्रेशोल्ड ब्रैकेट आ रहे हैं। अब ये जो है ना बहुत फायदा है उन लोगों के लिए वो जो बिजनेसेस मल्टीपल एंटिटीज के अंदर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो चीज जिसपे हम फोकस कर रहे हैं वो है लॉस रिलीफ। लॉस रिलीफ क्या होता है? वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब कंपनीज जो है ना वो इंकर करती हैं लॉसेस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है? तो वो जो फाइनेंशियल ईयर के हैं वो लॉसेस अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और यूज कर सकती है इनको ऑफसेट करने के लिए आपके जो फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं। लेकिन उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, इन लॉसेस को खत्म करने के लिए, इन लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स के साथ कुछ की पॉइंट्स हैं। उनमें पहला की पॉइंट तो ये है कि अप टू 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो है ना वो आप ऑफसेट कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के साथ, ठीक है? और लॉसेस जो हैं ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और रिपोर्टेड होनी चाहिए टैक्स रिटर्न के अंदर। और तीसरी चीज जो है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते लॉसेस को अगर वो बिजनेस जो है वो जो है ना वो सीज हो जाता है, एग्जिट कर जाता है एज अ बिजनेस, वो यानी वो काम अपना बंद कर देता है, या वो ओनरशिप चेंज कर लेता है और यानी ओनरशिप चेंज करता है और विदाउट कंटिन्यूइंग ऑफ सेम एक्टिविटी जो है ना वो ओनरशिप चेंज कर लेता है, तब भी जो है ना ये इसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लेट्स सपोज इन 2024 कंपनी डी उसने टैक्स लॉस किया 300,000 का। फिर आया 2025, इसमें उसने टैक्सेबल प्रॉफिट किया जो कि था 600,000 का। अब जो लॉस रिलीफ वो ले सकता है वो मैंने जैसे ऊपर की पॉइंट्स में बताया कि जो टैक्सेबल इनकम है उसका 75%। अब जो 600,000 है उसका 75% जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 450,000। अब जो कंपनी डी का जो 2025 का प्रॉफिट है वो 600,000 का 75% 450,000 तक ही वो लॉस अपना जो है वो इसमें एडजस्ट कर सकता है। अगर लॉस इससे ज्यादा होगा तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सूरत में कंपनी डी की सूरत में 2024 के अंदर सिर्फ 300,000 का लॉस था, तो 300,000 का लॉस जो है वो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो कैसे माइनस होगा? 600 में से 300 माइनस करेंगे तो बाकी जो टैक्सेबल रह जाएगा वो 300 होगा। अब उस 300 को, क्योंकि वो जो थ्रेश होल्ड है 375,000 उससे नीचे आ रहा है, तो उस पर 0% का रेट जो है लगेगा। अब इस तरह से वो अपना 75% बचा सकता है। लेकिन अगर यही कंपनी जो हमने निकाला कि 600,000 का 450,000 जो है वो 75% है, अब उस कंपनी का अगर लॉस 500,000 होता तो वो आगे फॉरवर्ड सिर्फ 450,000 ही कर सकती थी, वो ऊपर वाला 50,000 वो वेस्ट हो जाता, ठीक है? तो ये आपने क्लियर याद रखना है कि जब जिस ईयर में आप ऑफसेट कर रहे हैं, जो उस ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर के प्रॉफिट के 75% के साथ ही आप कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा उसको ऑफसेट नहीं कर सकते। अब कहते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर रिलीफ। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है टैक्स न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है? तो ये जो इंट्रा ग्रुप होता है ये आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये ग्रुप मेंबर्स के दरमियान ये टैक्स न्यूट्रल होता है, ठीक है? लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, इनको आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ऑफसेट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस मेट होनी चाहिए, ठीक है? कंपनी जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए, मस्ट बी यूएई रेजिडेंट, इनको यूएई रेजिडेंट होना चाहिए। ये अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ऑफसेट करने के लिए इंट्रा ग्रुप के अंदर कंपनीज को यूएई रेजिडेंट होना चाहिए, जो कि पहली कंडीशन थी, मैंने पहले ही बताई थी टैक्स ग्रुप की, ठीक है? और इन्हें सेम ग्रुप के अंदर मिनिमम 2 इयर्स तक जो है ना वो रहना चाहिए आफ्टर द ट्रांसफर। अब ये ऑफसेट कर रहे हैं तो उसके बाद इनको 2 साल तक सेम ग्रुप के अंदर रहना चाहिए। तो ये जो है ना ये इसकी ये हेल्प करता है आपकी रीऑर्गेनाइजिंग में और कंसोलिडेटिंग में ऑपरेशंस को विदाउट ट्रिगरिंग टैक्स पेमेंट्स, ठीक है? तो ये कंडीशंस मेट होंगी तब आपको जाके इंटर ग्रुप टैक्स रिलीफ मिलेगा। अब हम अगली चीज देखते हैं, वो है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ। अच्छा, एक बिजनेस जो मर्ज होता है, स्प्लिट होता है या ट्रांसफर करता है एंटायर ऑपरेशन को, तो इसको जो टैक्स न्यूट्रल का जो रिलीफ है वो मिलता है, और उसकी की कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले। ओके,
इस रीस्ट्रक्चरिंग को, ये जो रीस्ट्रक्चर बिजनेस कर रहा है, ये जो अपने ये मर्ज कर रहा है या स्प्लिट कर रहा है या अपने ऑपरेशंस ट्रांसफर कर रहा है, तो ये जेन्युइन और कमर्शियल पर्पस की होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स बचाने के लिए या इन चीजों के लिए वो कर रहा है, नहीं। उसको जेन्युइन पर्पस के लिए ही कमर्शियल ऑपरेशंस जो है ना, वो जेन्युइन कमर्शियल पर्पस के लिए ही वो रिस्ट्रक्चर कर रहा हो। और इससे कोई जो है ना, वो क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन या लॉस जो है ना वो अराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पे वो जो अराइज होगा कैपिटल गेन वाला, वो टैक्स नहीं होगा। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये इस टाइम के अंदर वो अपने ट्रांसफर करता है तो वो टैक्स नहीं लगेगा। और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी जो है ना, इसको क्या लेंगे, ऑपरेशंस में रहना चाहिए। ये नहीं है कि रिस्ट्रक्चरिंग कर ली आपने, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आपने देखा कि अब ठीक है रिस्ट्रक्चरिंग खत्म हो गई, हमने टैक्स न्यूट्रल रिलीफ ले लिया, तो उसके बाद आप जो है ना वो अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को ना, वो ऑपरेशंस को ना बंद कर दें। ऐसा नहीं होगा, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी इनको ऑपरेशंस के अंदर रहना चाहिए। अब ये जो रिलीफ होगा, ये सब्जेक्ट होगा एफटीए अप्रूवल के, और इसके लिए डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो एफटीए मांगेगा। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल के तौर पर बिजनेस जो है वो 2 सेपरेट एंटिटीज में फोकस करता है, डिस्टिंक्ट सर्विसेज पे। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में फॉल करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक वो उसकी कंडीशंस को मेट करता रहेगा, और इसकी जो स्प्लिट है, वो टैक्सेबल गेन्स जो है ना वो नहीं आएंगे, इससे इस स्प्लिट के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, और ये कंडीशंस को मेट कर रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफटीए को पूरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी इसकी, ये जो आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, और इसके ऊपर डिटेल्ड उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि हम क्यों रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और हमें इसकी जरूरत क्या थी। तो ये था हमारा रिस्ट्रक्चरिंग। आज के लेक्चर की समरी में हमने सबसे पहले देखा कि टैक्स ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो अलाउ करते हैं कंसोलिडेटेड रिटर्न को, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक दूसरे के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। लॉस रिलीफ हेल्प करता है, रिड्यूस करता है फर्दर जो टैक्स का फ्यूचर का टैक्स बर्डन होता है उसको कम करता है। अब इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर और जो रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ है, ये इनेबल करता है टैक्स फ्री इंटरनल एडजस्टमेंट्स जितनी होती है ना। बेसिकली इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर और रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ बोथ जो यूज होती हैं वो टैक्स फ्री इंटरनल एडजस्टमेंट्स के लिए यूज होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा और इस लेक्चर के बारे में सुनिएगा, ये भी काफी फायदेमंद है। हमारा प्रीवियस लेक्चर आपको यहाँ राइट साइड पे दिखेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, और हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स को देखें। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।